हेलो दोस्तों, आज का नया ताज़ा खबर आ चुका है। मार्च में होगी आप लोगों की टीचर की एग्ज़ाम। बीपीएससी अभ्यर्थी जितने भी हैं जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब वो मेरे साथ जुड़े और लगातार रिवीजन करें। मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर लेकर आया हूँ। फिर से आज का चौथा भाग स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आपका आधुनिक भारत से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने 3 भाग करा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और मैं आप लोगों को लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा वन लाइनर जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिर से। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का अधिवेशन जो पहला हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ? तो 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, 1885 में हुआ। उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम हुआ। और उसकी विशेषता थी कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। VVI क्वेश्चन है। और ये जो हुआ था, लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें कोई मुख्य विशेषता नहीं थी इसलिए यहाँ नहीं दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था 1887 में। उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, उन्होंने मद्रास में ये इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आज का अगला पॉइंट है, चौथा अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में। और उस समय जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे। ठीक है, जॉर्ज यूल। और इसकी मुख्य विशेषता है कि प्रथम अंग्रेज जो था वो अध्यक्ष बना था इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष जो थे ना अंग्रेज अध्यक्ष वो कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कहाँ अध्यक्षता की थी? तो इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद 12वां अधिवेशन जो हुआ था, क्योंकि सारे जो ये कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें 12वां अधिवेशन देखिएगा कलकत्ता में हुआ था 1896 में। ठीक है, 1896 में। VVI क्वेश्चन है ये। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। और इस समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड लगता है, 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, अगला पॉइंट है 21वां 21वां ये जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। बनारस में 1905 ईस्वी में। किसने किया था अध्यक्षता? गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 22वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता में 1906 ईस्वी में। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और सबसे विशेषता पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन में। कब हुआ था? 1906 में। अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। मतलब कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करेंगे। नेक्स्ट है 23वां ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। ठीक है, 1907 ईस्वी में। अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस पहली बार जो है ना विभाजित हो गया था 2 भागों में। ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद 27वां कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में 1911 ईस्वी में। उस समय अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर, पंडित विशन नारायण धर। पहली बार जन गण मन गाया गया था, पहली बार जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट है 28वां संविधान संशोधन बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। उस समय RN माधोलकर जी थे, RN माधोलकर जी थे। ठीक है, बांकीपुर ये पटना में हुआ था, बिहार से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 में। अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधोलकर जी थे। ठीक है, तो ये VVI क्वेश्चन है बिहार के लिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 32वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में 1916 ईस्वी में। AC मजूमदार। ठीक है ना, AC मजूमदार जी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है ना, 1916 में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। MC मजूमदार जी थे उस समय अध्यक्ष। अगला पॉइंट है 33वां जो संविधान संशोधन हुआ वो कलकत्ता में हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, 33वां जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, सॉरी मैं संविधान बोल दे रहा हूँ। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 33वां 1917 में।
एनी बेसेंट उस समय थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय पहली बार प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1917 में। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 40वां ये जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, ये बेलगांव में हुआ था। ठीक है, बेलगांव में हुआ था 1924 में। पहली बार महात्मा गांधी इसमें अध्यक्ष बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है 41वां कांग्रेस अधिवेशन, कानपुर में हुआ था 1925 में। 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी अध्यक्ष, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भी वीवीआई है। ठीक है ना। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 45वां कांग्रेस अधिवेशन, ये लाहौर में हुआ था 1929 में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष बने थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है ना, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था? 1929 में। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है 46वां कांग्रेस जो हुआ था वो हुआ था कराची में। ठीक है, 1931 के समय। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जो थे उस समय अध्यक्ष बने थे। मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो वो कराची अधिवेशन में। कब हुआ था? 1931 में। अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, उसके बाद है 91वां। ठीक है ना, 51वां। तो ये जो हुआ था फैजपुर में हुआ था 1937 में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, और गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था ये। ठीक है, फैजपुर में हुआ था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो आपका कांग्रेस अधिवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसमें दिए हुए हैं उसमें से एक भी आप लोग मत छोड़िएगा, सारे को याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? तो 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त डेट के साथ याद रखेंगे, 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट है राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब दिया गया? तो 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में। ठीक है ना, गोंडा में। अगला पॉइंट है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दिया गया था? तो 1927 में ही दिया गया था, लेकिन दिसंबर में, 19 दिसंबर को। ये कहाँ? तो गोरखपुर में। अगला पॉइंट है अशफाक उल्ला खां को फांसी कब दिया गया? 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। फैजाबाद, ये सारे जो है गोंडा, गोरखपुर, फैजाबाद सब यूपी में है। ठीक है। अगला पॉइंट है मदन लाल ढींगरा को फांसी कब दिया गया? 16 अगस्त 1909 को। 16 अगस्त 1909 को। नेक्स्ट है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी कब दिया गया था? तो 12 जनवरी 1934 को। क्वेश्चन यहाँ 2 हो गए। ठीक है ना, सूर्य सेन को और किस नाम से जानते हैं? नहीं तो मास्टर दा के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो सूर्य सेन को जाना जाता था। इन्हें फांसी दी गई थी 12 जनवरी 1934 को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। प्रमुख सामाजिक सुधार था, और उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? कब हुआ था? शारदा एक्ट, वीवीआई क्वेश्चन। शारदा एक्ट 1930 में हुआ था, उस समय लॉर्ड इरविन थे गवर्नर जनरल। ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो हुआ था 1891 में पारित हुआ था, लैंसडाउन गवर्नर जनरल थे। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में स्थापित हुआ, और नॉर्थ ब्रुक उस समय थे गवर्नर जनरल। ठीक है। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यह 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में स्थापित हुआ, उस समय अध्यक्ष ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1829 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है शिशु वध प्रतिबंध जो था 1798 में से 1802 ये डेट है, लॉर्ड वेलेस्ली उस समय थे गवर्नर जनरल। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब कुछ पत्र पत्रिकाएं देखते हैं और उसके संपादक का नाम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई ट्रुथ जो पुस्तक है या पत्रिका, ये इंदिरा गांधी ने लिखा था। माई ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये लिखा था महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ, ये माइकल एंडरसन के द्वारा लिखा गया। वीवीआई बुक्स और पत्रिकाएं हैं। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु इंडिया डिवाइडेड, तो रफीक जकारिया। ए पैसेज टू इंडिया, तो ए एम फोस्टर। ठीक है, ए एम फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो नीरज सी चौधरी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ तो शिवानंद। ये बहुत ही वीवीआई है आपके लिए, एकदम नहीं छोड़िएगा, एक एक क्वेश्चन को रट जाइए जितना हो सके उतना, जल्दी।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया तो मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। विनय पत्रिका तो गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। स्पीड पोस्ट तो शोभा डे, ठीक है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। तमस के भीष्म शाहनी। मिलिंद पन्हो तो नागसेन। काव्य मीमांसा के राजशेखर। अर्थशास्त्र का कौटिल विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त कौटिल, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। या चाणक्य उन्हीं का नाम था, तीनों नाम उन्हीं का था, विष्णुगुप्त कौटिल या चाणक्य, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पुस्तक के पाणिनि। मुद्रा राक्षस पुस्तक तो विशाख दत्त। पंचतंत्र पुस्तक को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। अभिउदय के मदन मोहन मालवीय, अभिउदय पुस्तक के लेखक मदन मोहन मालवीय। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हमदर्द कॉमरेड पत्रिका था, ये मोहम्मद अली जीना के द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद अली जीना। हमदर्द कॉमरेड मोहम्मद अली जीना। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे है भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल ये दोनों पत्रिका थी अबुल कलाम आज़ाद का, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस ये लिखा था चितरंजन दास ने। नील दर्पण किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्र ने, ठीक है। सोजे वतन और कर्मभूमि किसने लिखा? तो प्रेमचंद्र ने। इंडिया स्ट्रगल किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। कौन और कैसे, अछूत, शूद्रों की खोज ये किसने लिखा? तो डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा? तारकनाथ दास ने। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसने लिखा? तो एनी बेसेंट ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना बुक और पत्रिकाएं हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे को याद रखें, एक भी ना छोड़िएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि को याद रखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। इसका डेट तो 100% याद रखिएगा, डेट के साथ ही अब एग्जाम में पूछता है। रॉलेक्ट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को, जिसका मैं डेट बोल दूंगा, वो डेट जरूर याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला पॉइंट, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। इसका डेट पूरा याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इसका डेट याद रखेंगे, 3 फरवरी 1928 को। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च ये 12 मार्च को, इसका भी डेट याद रखना है, 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को। इसी दिन जो हुआ था ना नमक सत्याग्रह, जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से, 6 अप्रैल को ख़त्म हो गया और नमक कानून को तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 को, ठीक है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित दिवस तो 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग तो 22 मार्च 1940 को। आगे बढ़ते हैं अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945। नौसेना विद्रोह तो ये फरवरी 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 को, 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो 16 अगस्त 1946, इसका डेट 100% याद रखेंगे, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार का गठन तो 2 सितंबर 1946, इसका भी डेट याद रखना जरूरी है। भूदान आंदोलन की शुरुआत तो 18 अप्रैल 1911 को, 18 अप्रैल 1951 को, ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये जितने भी डेट थे इसको तो जरूर ही याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, समाचार पत्र उसके संपादक कहाँ गठन हुआ और कब हुआ था, ठीक है। बंगाल गजट ये जो समाचार पत्र था इसकी स्थापना हुई, मतलब कि ये प्रकाशित हुआ 1780 में, कहाँ तो कलकत्ता में, और जेम्स ए हिक्की इसके संपादक थे, ठीक है, जेम्स ए हिक्की। मीरात उल अखबार 1822 में कलकत्ता में ये शुरू हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है।
उदंत मार्तंड जो है 1826 में, ऐसे इसका डेट उतना खास नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। कहाँ और किसने किया था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उदंत मार्तंड कलकत्ता में हुआ था शुरू, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। रस्त गुफ्तार बम्बई में शुरू हुआ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। हिंदू पैट्रियोट कलकत्ता में शुरू हुआ, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश कलकत्ता में शुरू हुआ, द्वारकानाथ विद्याभूषण एवं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, ये भी आई है सोम प्रकाश। उदंत मार्तंड, बंगाल गजट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर ये शुरू हुआ था कलकत्ता में, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इंडियन मिरर, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये भी कलकत्ता में शुरू हुआ, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बंग दर्शन कलकत्ता में शुरू हुआ, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। द हिंदू मद्रास में शुरू हुआ, वी राघवाचारी के द्वारा। केसरी बम्बई में शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। इंडियन ओपिनियन ये 1903 में शुरू हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा, इसका डेट याद रखेंगे, 1903 दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी द्वारा। द लीडर 1918 में, ठीक है, इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा, इसका डेट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी के द्वारा। आगे है हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में बम्बई में के.एम. पनिक्कर के द्वारा ये शुरू किया गया था समाचार पत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। रूस की क्रांति तो 1917 में हुआ था, रूस की क्रांति 1917। फ्रांस की क्रांति तो 1, 7, 8, 9 कर लीजिएगा, ऐसे याद रहेगा, 1789 याद कीजिए। रूस की क्रांति तो 1917 में। एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो चीन को। एशिया का मरीज चीन को, और यूरोप का मरीज तुर्की को, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ है। यूरोप का मरीज तुर्की को। पीत आतंक के नाम से किसे जानते हैं? तो जापान को। पीत आतंक के नाम से जापान को। जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो में कौन सी मुद्रा चलती है? तो एन मुद्रा चलती है, ठीक है। जापान की संसद को हम डैट बोलते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन हो गए इससे। नेक्स्ट है जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। जापान पर दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया? तो 9 अगस्त 1945 को। ईस्वी वही है, डेट 6-9, 3 दिन के अंतराल पर गिरा था। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 में। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ? 1938 में, ठीक है। नेक्स्ट अगला है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। अगला पॉइंट है आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, कार्ल मार्क्स। अगला पॉइंट है लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती तो गैरीबाल्डी। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? तो फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? फ्रांस का सम्राट बना था। अगला पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या जो हुआ था वो किसने किया था? तो जॉन विक्लिक ब्रुस ने किया था, जॉन विक्लिक ब्रुस ने किया था। अगला पॉइंट है धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था किसके बीच? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 तक। 1756 से 1763 इसी समय पर तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, तीसरा कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका भूगोल शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना। भूगोल से संबंधित फैक्ट हिस्ट्री का जो है ना ये तीसरे पार्ट में ख़त्म हो गया था और थोड़ा सा बाकी था, तो आज मैंने ये करा दिया। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप ज़रूर सारे पार्ट्स को देखिएगा। और उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए भी मैंने उसमें डाला हुआ है फैक्ट, तो अब डिस्क्रिप्शन में बिहार स्पेशल के नाम से भी होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए। जितना हो सके आप वीडियो को बार बार देखिए, आपके पास अब टाइम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी से जुड़े फैक्ट। भारत के पड़ोसी देश संबंधित राज्यों के साथ लगी सीमा उसको देखते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश से संबंधित राज्य जो है अपना भारत का वो है पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। 2216 किलोमीटर के बीच है ये दोनों के बीच की दूरी। चीन के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की दूरी जो है 1070 है, 1070। नेपाल से सटा हुआ है अपना बिहार 726 किलोमीटर की दूरी पर।
म्यांमार जो है 520 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक है। और भूटान 286 किलोमीटर की दूरी से असम से सटा हुआ है, असम से सटा हुआ है। भूटान किससे सटा हुआ है? असम से। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक जो है किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है और किस देश के साथ, कुछ भी पूछ सकता है। तो बांग्लादेश जो है ना सबसे अधिक दूरी से सटा हुआ है, और सबसे कम अब 286 किलोमीटर जो हो गया वो भूटान हो गया। पहले अफगानिस्तान था, लेकिन अब अफगानिस्तान नहीं सट रहा है, ठीक है ना, इसलिए अब भूटान 286 किलोमीटर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अब याद रखेंगे भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों की संख्या। तो बांग्लादेश जो है ना 4096 किलोमीटर, ठीक है ना, 4096 किलोमीटर है, जो 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो 5 राज्यों से। चीन जो है, चीन कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो 5 राज्यों से। पाकिस्तान कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो 5 राज्यों से। नेपाल कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो ये भी 5 राज्यों से सटा हुआ है। म्यांमार जो है 4 राज्यों से सटा हुआ है। भूटान जो है 4 राज्यों से, और अफगानिस्तान 1 राज्य से सटा हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैंने ऊपर जो बताया था अफगानिस्तान के बारे में, यहाँ पर थोड़ा दूसरा चीज़ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा हम देख लेते हैं एक बार फिर से, हो सके मेरे से गलती हो गई हो। यहाँ भारत के पड़ोसी देश है और संबंधित राज्यों से लगी सीमा बताया गया है, ठीक है ना। कितना दूरी पर? भूटान से असम जो है ना 286 किलोमीटर। मुझे कहने का मतलब ये था कि सबसे कम दूरी जो है ना असम के साथ ये भूटान का सीमा है, मात्र 286। और यहाँ पर थोड़ा दूसरा है पड़ोसी देशों की लंबाई और ये देश के साथ सीमा। तो यहाँ देख लीजिए, वो मैंने ऊपर थोड़ा सा गलत बता दिया था। 4096 किलोमीटर जो है ना सबसे लंबी दूरी है ये, ठीक है ना, 4096 किलोमीटर, ठीक। और सबसे कम जो है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सटा हुआ, ठीक। अब कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो 7वां है। क्षेत्रफल मतलब एरिया, जमीन के मामले में, जगह के मामले में, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%, 2.42%। अगला पॉइंट है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत का जब हम मैप बनाते हैं, ठीक है ना, आप लोग ऐसे मैप बनाते हैं ना, तो आप देख लीजिएगा उत्तर से दक्षिण ये हुआ ऐसे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम ये हुआ। तो उत्तर से दक्षिण 3214, भारत का पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की दूरी है, 2933 किलोमीटर। भारत की जलीय या समुद्रीय सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है? तो 7 गो जो है ना जलीय सीमा से लगा हुआ, 7 गो देश। नेक्स्ट है भारत की जल एवं थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? तो 3 है। इसको हम BMP के नाम से याद रखते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है ना। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, BMP, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ है, जो 1947 में बना था, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत एवं चीन के मध्य कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा 1914 में। अगला पॉइंट है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सा रेखा है? तो डुरंड रेखा 1896 में बना था। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय गुजरते कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आपको याद रखना है उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो 5 है। एक है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो संकोश नदी, संकोश नदी, ठीक।
नेक्स्ट है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। अगला पॉइंट है भारत एवं म्यांमार को अलग करती है तो पटकाई की पहाड़ी, पटकाई की पहाड़ी। अगला पॉइंट है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन है? तो त्रिपुरा, ये मैंने पहले भी बता दिया है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे कैसे है? प्रादेशिक विभाजन का 4 तरह से बटा हुआ है। विस्तार उसका कहाँ है और किलोमीटर कितना है? पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु एवं सतलज के मध्य है, सिंधु नदी और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, ठीक है, 560 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली नदी के मध्य है, 320 किलोमीटर की दूरी पर। नेपाल हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है, 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर। और असम हिमालय जो है तीस्ता एवं दिहांग के बीच है, जो 720 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कुमायूं हिमालय जो है ना, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच है? तो सतलज एवं काली के बीच। उसी तरह से पूछेगा पंजाब तो सिंधु एवं सतलज के बीच। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। अब देख लीजिए भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रों को याद कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछेगा सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है? कुछ भी पूछ सकता है, जितने भी दर्रे हैं उसके बारे में। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। जोजिला दर्रा लद्दाख में। पहले आप लोग जम्मू कश्मीर याद किए होंगे, लेकिन अब जो मैप थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को जो अब बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर को बांट के लद्दाख वगैरह कर दिया गया, तो उससे थोड़ा सा असर पड़ा है मैप पे। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर वाला आपका 4 हो गया, इधर से याद कर लीजिएगा। और जोजिला दर्रा लद्दाख में, ये ध्यान से याद रखिएगा। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में। अब आगे बढ़ते हैं। सिपकिल्ला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में, सिपकिल्ला हिमाचल। रोहतांग दर्रा हिमाचल। बारालाचा तो हिमाचल। तो ये 3 जो है आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इस तीनों को एक साथ याद कर लीजिएगा। सिपकिल्ला, रोहतांग और बारालाचा ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। ये 3 जो हो गए उत्तराखंड वाले। लीमानी करके याद रखिएगा। लिपुलेखा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब है उत्तराखंड में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। ये 2 जो है नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 3 जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, बोमडिला, यांगयाप और दीफू। और एक लास्ट में तुजू दर्रा, तुजू दर्रा जो है मणिपुर में, ठीक है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तिब्बत से शिमला को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिल्ला। तिब्बत से शिमला को कौन सा दर्रा जोड़ेगा? सिपकिल्ला। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा, ठीक है। भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गॉडविन एस्टीन K2 है, ठीक है ना, गॉडविन एस्टीन K2 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है, बृहद हिमालय, ठीक। कॉमेट, नमचा बरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? हिमाद्री या बृहद हिमालय। इसके अंतर्गत कौन कौन से श्रेणी आते हैं? तो कॉमेट आता है, नमचा बरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक है। हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक है। नेक्स्ट है हिमालय का उदाहरण है नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय किसका उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 किलोमीटर 22 मीटर 1722 मीटर। नेक्स्ट है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल की पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैकाल पहाड़ी जो है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अमरकंटक, अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है ना। नर्मदा, सोन और महानदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में।
धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी तो तमिलनाडु में, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नाईमुद्दी है। अन्नाईमुद्दी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है ये अन्नाईमुद्दी। अब आगे है भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। उसके बाद है गोलकुंडा तट जो है कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी तक के क्षेत्र को कहते हैं। उत्तरी सरकार तट जो है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, ठीक है। तो इस तीनों को अच्छे से याद कीजिएगा, एक दो बार फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा रिवाइंड नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग बोर होने लगते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। पाराद्वीप जो है कहाँ है? पाराद्वीप एक बंदरगाह है जो उड़ीसा में है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में है। और विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तट, समुद्र तट एवं उसका विभाजन। जैसे कोंकण तट गुजरात से गोवा तक है। कोंकण तट कहाँ है? गुजरात से गोवा तक। केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक। और मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये भारत के पश्चिमी समुद्र तट है और उसका विभाजन है, ठीक। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? भारत के पूर्वी समुद्र तट और उसका विभाजन। तो ये दोनों जो है एक ही टाइप से हैं। अब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। पश्चिमी तट पर जो है कांडला गुजरात, आपको मैप के अनुसार याद कर लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। मरमा गोवा तो गोवा ये भी है पश्चिम। मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र में है। नन्हा सोवा जो है ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद मंगलुरु जो है बंदरगाह ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? तो कर्नाटक में। तो ये सब जो है पश्चिमी साइड में है, ठीक है। अगला पॉइंट है पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ? तो दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैडल पीक। नेक्स्ट पब्बन द्वीप स्थित है कहाँ? तो मन्नार की खाड़ी में। पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? तो देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा भागीरथी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गंगा के नाम से। अगला पॉइंट है गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है कहाँ पर? तो हरिद्वार के निकट, हरिद्वार के निकट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से, पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना जाना जाता है, जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो कहते हैं, सांगपो, ठीक है। VVI क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट आगे बढ़ते अलकनंदा प्लस भागीरथी को क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। अलकनंदा प्लस भागीरथी को देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जब एक साथ मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार मिलती है तो उसे हम कर्णप्रयाग बोलते हैं। धौली गंगा तथा विष्णु गंगा जब मिलती है तो उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो सभी का जो संगम है एक साथ दे दिया गया तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो ये चारों को ढंग से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, नदी है, उद्गम स्थल है और सहायक नदी है, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। ये कहाँ है? तिब्बत में। इसकी सहायक नदियाँ सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम है, ठीक है। ये कम से कम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो कुछ याद हो जाएगा। एक बार में तो याद नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग होंगे जो रट जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख हिमानी से है, उत्तराखंड से। इसकी सहायक नदियाँ यमुना है, गंडक है, बागमती है, रामगंगा है, आदि बहुत सारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी जो निकलती है यमुनोत्री हिमानी से। इसका जो सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन है। कोसी नदी निकलती है गोसाईनाथ चोटी से, ठीक है ना। लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी और यारू इसकी सहायक नदी है। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। हालन, बंजार और तवा इसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमयुंग, डुंग हिमानी, मानसरोवर झील से निकलती है। मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग एवं लोहित इसकी सहायक नदियाँ। महानदी जो है सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से निकलती है। ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं।
नेक्स्ट है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो आप लोग इसको सहायक नदी को अगर पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं, कभी कभार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रमुख जल संधि। 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ती है, तो मालदीव को मिनीकॉय से। क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछेगा कि मालदीव और मिनीकॉय के बीच कौन सा जल संधि है या कौन सा चैनल है, ठीक है ना। तो आपसे उल्टा भी पूछ देगा, नहीं तो पूछेगा कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो लक्षद्वीप एवं मिनीकॉय के बीच है, ऐसे भी पूछे। 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। उसके बाद है डंकन पास जो है ना, लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के पास है, ठीक है। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के पास है। पाक स्टेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य, ठीक है। पाक स्टेट कहाँ है, तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य। उसके बाद है मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है, तो चिल्का झील। भारत में सबसे खारे पानी की झील, तो चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो बुल्लर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो चेलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील, तो लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य झील, तो हुसैन सागर झील। लोकटक झील तो मणिपुर में है। वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है ना। वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिल जलप्रपात है, 455 मीटर पर है, 455 मीटर कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट है भारचुक्की एवं बालमोरी जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बिहार जलप्रपात कहाँ है, टोंस नदी पर, राजस्थान में, ठीक है। गोकक जलप्रपात तो कर्नाटक में, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में, दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है ना। जो केरल की तरफ से मानसून जो प्रवेश करता है उससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में। नेक्स्ट है भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तर और पूरब के मानसून से, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, तो काली मिट्टी से। बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला पॉइंट है, जलोढ़ मिट्टी में मैग्नीशियम एल्युमिनियम आयरन अधिकता होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का काली मिट्टी, यार ये काली मिट्टी यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है ना। ये काली मिट्टी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी में मैग्नीशियम एल्युमिनियम और आयरन की बहुलता होती है। काली मिट्टी का रंग काला जो होता है ना, टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग दिखता है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, VVI क्वेश्चन, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र एवं गुजरात में है, महाराष्ट्र एवं गुजरात में। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये काली मिट्टी से जुड़े फैक्ट थे। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण, ठीक है ना। लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है, बहुलता होती है, ठीक है। लाल मिट्टी की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तो 1967 से 68 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 1960 में हुआ था, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से था, हरित क्रांति जो था वो फसलों से था। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न से है, ठीक है ना, हरित क्रांति खाद्यान्न से। नीली क्रांति तो मत्स्य से, मतलब मछली पालन से। रजत क्रांति अंडा से है, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर से है। भूरी क्रांति तो उर्वरक से है। बादामी क्रांति मसाला से है। पीली क्रांति तिलहन से है, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू से है, गोल क्रांति आलू से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है, ठीक है। तो क्रांति को तो एक बार पूरा अच्छे से याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में। पंबा तो केरल में। अगला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1983 में। 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है, 1983। नेक्स्ट है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1874 में। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ? 1955 में। किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1959 में। किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ? 1964 में। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से, ठीक। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब सेल की स्थापना कब हुई? SAIL, तो 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1937 में। अगला पॉइंट है आपका, सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में किसे जानते हैं? तो मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जूट को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय जूट निगम का स्थापना कब हुआ? 1971 में। नेक्स्ट अगला पॉइंट, एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC का स्थापना कब हुआ? 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए। अगला पॉइंट है, भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना कब हुआ? तो 1951 में, सिंदरी में, ठीक है, सिंदरी। नेक्स्ट, प्रमुख उद्योग एवं उसकी स्थापना। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में। भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड तो 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग तो 47A। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क निर्माण से। भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से है। नेक्स्ट है, सागरमाला का परियोजना का संबंध किससे? तो बंदरगाह के विकास से। सागरमाला तो बंदरगाह से है, भारतमाला तो सड़क से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1825 में। विश्व में पूछ रहा है, ठीक है। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी चली 1825। भारत में पहली रेलगाड़ी चली 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में, 1925 में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई? 1969 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950। नेक्स्ट पॉइंट है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया? तो 1924-25 में, एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर, ठीक है। नेक्स्ट है, रेल बजट को पुनः आम बजट में कब शामिल किया गया है? तो 2017 से। अगला पॉइंट है, कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? 1984। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत तो सन 2002 से। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 में, मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो बड़ौदा, गुजरात में, बड़ौदा, गुजरात में। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापत्तनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह तो कांडला को कहा जाता है, कांडला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में थोड़ा देखते हैं। NW, ठीक है ना, नेशनल वाटर मार्ग जो है, NW1 जो है,
ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर। NW2 जो है ये सदिया से धुबरी के बीच है, ठीक। NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। उसके बाद है NW4 जो है काकीनाडा से मरकानम तक है, ठीक है। NW5 जो है तलचर से धमरा के बीच है, और NW6 जो है लखीपुर से भांगा के बीच है, लखीपुर से भांगा के बीच। नेक्स्ट है भारत में नदियों की लंबाई देख लीजिए, कुछ प्रमुख नदियों की। गंगा की लंबाई 2525 है, जो सबसे लंबी है भारत की नदी। गोदावरी का है 1465 किलोमीटर, मीटर में है, किलोमीटर में, ठीक है ना, किलोमीटर में। कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है। नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर तक है। महानदी 851 किलोमीटर तक है, और कावेरी जो है 800 किलोमीटर तक फैली हुई। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो गई? गंगा हो गई, 2525 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है ज्वालामुखी और उससे संबंधित, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश हैं। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। कियालू हवाई द्वीप का ही ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेंस जो यूएसए में ही स्थित है। माउंट सस्ता यूएसए की ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछता है। विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये भी इटली में, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। ओजस डेल सलाडो जो है चिली एवं अर्जेंटीना देश के बीच है। फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी ये जापान में है। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में है। काकराटुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में, ठीक है। तो एक बार दो बार इसको रिवाइज कर करके देखते रहिएगा, तब जल्दी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे अगला पॉइंट आपका, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, हमेशा इसमें उद्गार होता है और इससे लाइट निकलते रहते हैं, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप जो अंडमान में है। अगला पॉइंट है ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है क्या? तो जल वाष्प। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख घाटियाँ। हम्बर घाटी कहाँ है? कनाडा में। हम्बर घाटी कनाडा में। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में। लायर घाटी तो फ्रांस में। पो घाटी इटली में। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में। चितवन घाटी नेपाल में। टेलर घाटी तो अंटार्कटिका में, ठीक है, टेलर घाटी अंटार्कटिका। भारत की प्रमुख घाटियाँ, मरखा घाटी लद्दाख में है। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश। सांकला घाटी हिमाचल प्रदेश। नेलांग घाटी उत्तराखंड में, और जुगू घाटी नागालैंड में। नेक्स्ट है आगे भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश, VVI क्वेश्चन। इक्वाडोर, ठीक है ना, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एवं किराबाती, ठीक है। कितने हो गए? 4, 4, 8 और 4, 12, 1, 13, ठीक है। तो ये जो 13 राज्य है वो भूमध्य रेखा पर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित है? तो 13। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी पूछ देगा, या नहीं तो ऑप्शन में आपको नाम दे के एक अलग कर देगा, तो ध्यान से इसे याद रख लीजिएगा, एक बार दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश, ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। इसमें हवाई द्वीप याद कीजिए, भारत को याद कीजिए, बांग्लादेश, चाइना, सऊदी अरब, म्यांमार, लीबिया, मिस्र, ओमान, ताइवान, ये सारे चीज़ों को याद रखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देश जो है वो कर्क रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर कितना था? 13 था, तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, 18 देश स्थित है कर्क रेखा पर। मकर रेखा पर स्थित देशों की संख्या देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देश जो है वो मकर रेखा पर। मकर रेखा पर 12, भूमध्य रेखा पर 13 और कर्क रेखा पर सबसे ज़्यादा 18, ठीक है ना। 12, 13, 18, 12, 13, 18 इस तरह से, ये हो गया मकर, ये हो गया भूमध्य और ये हो गया कर्क, इस तरह से याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है कांगो नदी। भूमध्य रेखा को कौन सा काटती है? कांगो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो माही नदी है, माही नदी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान देख लेते हैं। और इधर है शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, एक ठंडा वाला एक गर्मी वाला। सवाना जो है घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में, VVI क्वेश्चन। कंपोज जो है वो ब्राज़ील में है और लानोज जो है वो वेनेजुएला में है, ठीक है ना। तो इसे हम क्लास के नाम से याद करते हैं। ये मेरा ट्रिक है, क्लास। क से कंपोज हो जाएगा, ला से लानोज, स से सवाना। देश का नाम याद कर लीजिएगा। प्रियरी, पंपास और डाउन्स। प्रियरी जो है USA और कनाडा के बीच है, पंपास अर्जेंटीना में है और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये जो है सब शीतोष्ण है, ठंडे एरिया में पनपने वाले घास हैं और ये उष्णकटिबंधीय है। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि प्रेयरी जो है घास का मैदान है किस प्रकार के घास का मैदान है या किस देश में, तो आपको किसी भी तरीके से याद करना, एग्जाम में फंसना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग, एशिया के प्रमुख स्थलरुद्ध देश देखते हैं। स्थलरुद्ध का मतलब क्या होता है? स्थलरुद्ध का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ जो देश हैं वो भूमि से सटे हुए हैं, मतलब इसके चारों ओर समुद्र नहीं होना चाहिए, उसे ही स्थलरुद्ध देश बोलते हैं। तो देख लेते हैं, आर्मेनिया है, उज्बेकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस। जितना भी स्थान वाला देश है वो तो है ही। उसके बाद आप लोग नेपाल को याद रखिएगा, भूटान याद रखना है, मंगोलिया, लाओस और आर्मेनिया, ये 4-5 याद रखिए। बाद बाकी जितना भी स्थान आएगा वो सब है स्थलरुद्ध देश। यूरोप के स्थलरुद्ध देश देखिए, ये सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए। अंडोरा हो गया, ऑस्ट्रिया है, मोल्डोवा है, मैसेडोनिया है, लिंचस्टाइन है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, सैन मैरिनो है, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया और कोसोवो है, ठीक है। ये सभी है यूरोप से। अफ्रीका के स्थलरुद्ध देश देखेंगे, माली, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सूडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथियोपिया, जाम्बिया, मलावी, जिम्बाब्वे, रवांडा और चाड, ये सभी जो है अफ्रीका के स्थलरुद्ध देश है। लैंड लॉक जिसको बोलते हैं, लैंड से घिरा हुआ, ठीक है ना। और दक्षिण अमेरिका में बोलिविया और पराग्वे है। दक्षिण अमेरिका में 2 देश हैं, जो कौन है? बोलिविया और पराग्वे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रशांत महासागर की प्रमुख जल धाराओं को देखते हैं। प्रशांत महासागर, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ठीक है ना। ठंडी जलधारा को पहले देखते हैं, ये प्रशांत महासागर का ही है। हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है, क्यूराइल की जलधारा ठंडी है और अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी है। तो प्रशांत महासागर की ये 4 जलधाराएं जो ठंडी है। उसके बाद गर्म धाराएं देखते हैं, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, सुषमा की जलधारा और एल नीनो की जलधारा, ये जो है सब गर्म जलधाराएं हैं, गर्म जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक की ठंडी जलधाराओं को देखते हैं, लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा, ये सब है ठंडी। और अटलांटिक महासागर की अब गर्म जलधाराएं को देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, इरमिंजर की जलधारा और उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, ये सब गर्म जलधाराएं हैं। किसकी? तो अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है प्रमुख जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य किसके किसके बीच है? तो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के, आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच। डोवर जल संधि जो उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच। मलक्का जो है जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के बीच। फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच है, ठीक है। और पाक जल डमरू मध्य जो है ना बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच है, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य। अगला पॉइंट है मेडागास्कर द्वीप जो है और डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में ये द्वीप है। बरमुडा ट्रायंगल, ठीक है ना, बरमुडा ट्रायंगल जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, एशिया महाद्वीप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। द्वीप समूह पूछ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो स्वेज नहर। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन है? तो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी? तो नील नदी। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त तो मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में 11,033 मीटर इसकी लंबाई है, मतलब लगभग 11 किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील? तो बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील? तो कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है बेरिंग जल संधि के बीच है। बेरिंग स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, अफ्रीका महाद्वीप। अब देखते हैं, ठीक है ना। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो जिब्राल्टर की जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। स्टैनली जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कांगो नदी पर। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी। विक्टोरिया जलप्रपात तो जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसे जानते हैं? तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को। अंध महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? तो अफ्रीका को। अंध महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? तो अफ्रीका को। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। विश्व की नई दुनिया के नाम से किससे जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यूएसए और कनाडा के बीच नियाग्रा जलप्रपात। सिलिकन वैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को को, ये उत्तरी अमेरिका का बता रहा है, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है। और भारत का सिलिकन वैली जो है वो बेंगलोर है। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका को। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो न्यूयॉर्क है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह तो न्यूयॉर्क है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील। नेक्स्ट है आगे यूरोप महाद्वीप के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा नदी। फैशन की नगरी किसे जाना जाता है? तो फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के नाम से किसे जानते हैं? तो यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना जर्मनी में है। झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। झीलों का देश फिनलैंड को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को। कृषि प्रधान देश के कारण इसे भारत के उपनाम से जानते हैं, यूरोप का भारत। नेक्स्ट है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है कौन सा चैनल? तो इंग्लिश चैनल। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से इंग्लिश चैनल अलग करता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जानते हैं? तो स्विट्जरलैंड को। मतलब खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो पो नदी को। इटली की गंगा पो नदी को। नेक्स्ट है काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। काकेसस राज्य के नाम से जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को जाना जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न देश एवं उनके बीच स्थित पर्वत। पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच है। आल्पस पर्वत फ्रांस एवं इटली के बीच है। जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच है। वासजेज पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। ठीक। नेक्स्ट आगे है अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था मैत्री, जो 1989 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,52,000 है। सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है? तो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य का ताप का कितना मिलता है? तो 2 अरबवा भाग मिलता है, 2 अरबवा भाग। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। नेक्स्ट है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड।
नेक्स्ट है पार्थिव ग्रह के उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मतलब छोटे ग्रह इसको बोलते हैं। बाह्य ग्रह मतलब बड़ा ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह तो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह तो शुक्र है। नेक्स्ट है आगे, पृथ्वी स्थित है किन दो ग्रहों के बीच तो मंगल एवं शुक्र के बीच, मंगल एवं शुक्र के बीच। पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करने वाले दो ग्रह कौन से तो शुक्र एवं अरुण, शुक्र एवं अरुण। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है तो वो है बुध और शुक्र, ठीक है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन है तो बुध है। किस ग्रह की विशेषता है उसकी चुंबकीय गुण का होना, तो चुंबकीय गुण जो है वो बुध के पास है। चुंबकीय गुण किसके पास है, बुध ग्रह के पास है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है तो शुक्र है। कौन सा ग्रह घनत्व, आकार और लगभग पृथ्वी के समान है तो वह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो बृहस्पति है। फोबेस एवं डिमोस जो है वो मंगल के उपग्रह है, ठीक है, मंगल के उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है तो वो मंगल ग्रह पर है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है, ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है तो वो शनि है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी तो विलियम हर्शेल ने किया था। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। अगला पॉइंट है लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जानते हैं तो अरुण को, लेटा हुआ ग्रह अरुण को। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी तो जॉन गाले ने, जॉन गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया रहता है तो वरुण के चारों ओर। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह तो चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है तो घूर्णन गति है, घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है तो परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण। अगला पॉइंट है नीला ग्रह के रूप में किसे जानते हैं तो पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन है तो सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा तो साइरस। लिबनिटीज पर्वत कहाँ स्थित है तो चंद्रमा पर, ठीक है। जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जानते हैं तो चंद्रमा को जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख पाते हैं तो 57% भाग को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है तो 1/81 है। नेक्स्ट है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं तो सुपर मून बोलते हैं, सुपर मून। अगला पॉइंट है एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं ब्लू मून के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है बौने ग्रह के उदाहरण कौन है, यम, सेरस और चिरौन। यम, सेरस और चिरौन बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह दिखाई पड़ते हैं किन दो ग्रहों के बीच तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच। अगला पॉइंट है पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं तो अपसौर बोलते हैं। यह घटना होती है 4 जुलाई को। नेक्स्ट है पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं उपसौर बोलते हैं। यह घटना 3 जनवरी को होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 और पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या 360 है, ठीक है। अक्षांश 180 कहीं कहीं दिया रहेगा तो ऑप्शन में अगर 180 रहे तो वही मारिएगा, से 181 है और देशांतरों की संख्या 360। नेक्स्ट पॉइंट है किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच मतलब सन एवं अर्थ के बीच मून आता है, SME समी बोलेंगे इसको, ठीक है ना। मून जब बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा और जब पृथ्वी बीच में आएगी तो वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, ACM याद रखिएगा। अगला पॉइंट वही है आपका जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आती है तो उसे क्या कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन। अगला पॉइंट है संपूर्ण विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया तो 24। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन क्या होता है 21 जून होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है, ठीक है, 22 दिसंबर। विश्व की गर्म हवाएं देख लीजिए, आयाला जो फ्रांस में है, सुखोवे जो हवा है ये रूस एवं कजाकिस्तान में बहती है, बागोए जो है फिलीपींस द्वीप समूह में, गारिज जो है दक्षिण पूर्वी ईरान में, सामून जो है वो ईरान में, बरगस जो गर्म हवाएं है
वो दक्षिण अफ्रीका में है, और ट्रेमोनेंट जो है वो मध्य यूरोप में है। अब ठंडी हवाएं को देखते हैं। मिस्ट्रल जो ठंडी हवा ये स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। बोरा जो है वो एड्रियाटिक तट पर चलता है। नॉर्टी जो है अमेरिका में चलती है। नार्दर भी अमेरिका में चलती है। पैम्पीरो अर्जेंटीना की ठंडी हवा है। पैपागोया है मैक्सिको, ये भी है। हबूब जो ठंडी हवा है वो सूडान में चलती है। सिस्टोन जो है पूर्वी ईरान में चलता है। नेवाडोस जो है इक्वाडोर में चलता है। बिलीबाओ जो है अलास्का की ठंडी हवाएं हैं। अब आते हैं एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल को देख लेते हैं। अल नाफुद जो मरुस्थल है वो सऊदी अरब में, अल नाफुद। दस्ते ये लूट जो है वो ईरान में है। थार जो है भारत एवं पाकिस्तान में है। तकला मकान रेगिस्तान कहाँ है तो चाइना में है। और गोबी जो रेगिस्तान है वो चीन एवं मंगोलिया में। आगे बढ़ते हैं अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में है। जुराब जो है चाड में स्थित है। बायूदा जो है वो सूडान में है। और अल्जाफ जो है वो माली में है। अल्जाफ। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख मरुस्थल देखते हैं। रेड डेजर्ट जो है जो यूएसए में है। मोजावे जो है वो भी अमेरिका में है। कोलोरेडो जो है वो भी अमेरिका में है। चिहुआ हुआन जो है वो अमेरिका एवं मैक्सिको के बीच है। और सोनोरन जो है वो भी अमेरिका एवं मैक्सिको के बीच है। दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल आटाकामा VBI ये पूछता भी है, चिली में है। और पेंटागोनिया ये अर्जेंटीना में। ये चिली वाला आटाकामा VBI क्वेश्चन है, आपके लिए आएगा जरूर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल, तो गिब्सन है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट सैंडी जो है ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और ग्रेट विक्टोरिया जो दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के प्रमुख पर्वत आल्पस पर्वत जो है ना मध्य यूरोप में पड़ता है। गोलन की पहाड़ी ये मध्य एशिया में है। एपीनाइन पर्वत जो है वो इटली में है। और एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये प्रमुख पर्वत है। तो अब आगे जो होगा वो आपका होगा पॉलिटी के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो कल आपका जो भाग आएगा पांचवा भाग, वो उसमें हम पूरा पॉलिटी करा देंगे। आज पूरा ज्योग्राफी खत्म हो गया और इसमें कुछ भाग जो है वो आधुनिक भारत का भी था। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं अलविदा चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़िए और पूरा 100% श्योरिटी के साथ आप याद कीजिए, मेरे साथ रिवीजन क्लास एकदम करते रहिए। पूरे 10,000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अगर इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई पहले से भी कर रहे हैं और अभी सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ठीक है ना, तो जितना काम करते रहिए और सुनते रहिए। वीडियो लगा दीजिए और हेडफोन लगा के सुनते रहिए। खाना बनाते समय भी सुनते रहिए। मतलब कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है, सिर्फ पढ़ना है। तो पढ़ाई के समय सिर्फ मोबाइल का यूज़ कीजिए, बस इसी काम के लिए। दूसरा रील्स वगैरह मत देखिए। अभी आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई पर। तो दोस्तों तब तक के लिए मतलब माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी लेट से मैं वीडियो बना रहा था, अब कुछ काम आ गया है। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, पॉलिटी को लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।